नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश विकास की गाथा तो लिख रहा है, कहीं साथ-साथ एक विनाश का भी एक बड़ा रूप कहीं न कहीं जो ढांचागत विकास हो रहा है, जल विद्युत परियोजनाएँ हैं, बड़ी परियोजनाएँ निर्माण की, उनके ज़रिए एक विनाश का एक बड़ा मैप तैयार हो चुका है और उसके तहत 90 के दशक के अंत से जो घटनाएँ शुरू हुई हैं, सबसे पहले प्रोजेक्ट आए हाइड्रो के प्रोजेक्ट आए कुल्लू में, चंबा में और किन्नौर की तरफ और इन्हीं क्षेत्रों में बादल फटने की घटनाएँ शुरू होगी कहीं न कहीं। इन प्राकृतिक आपदाओं को हम खुद न्योता दे रहे हैं, क्योंकि ये मैन मेड डिज़ास्टर हो रहा है और अभी पिछले परसों रात को जो सुबह के समय जो बादल फटे हैं, कितने लोगों की जान चली गई, कई लोग लापता हैं। तो ज़ाहिर है कि कहीं न कहीं हम अपनी प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और इस विनाश को रोकने के लिए सरकार को एक ठोस निर्माण नीति, ढांचागत विकास कैसा हो, क्या हो? क्योंकि अभी भी लगभग अनेकों पावर प्रोजेक्ट्स हैं जो निर्माणाधीन हैं, कई निर्माणाधीन होने जिनकी अभी तक फिजिबिलिटी रिपोर्ट ही बन रही है। लेकिन एक तो हरित क्षेत्र हमारा कम होता जा रहा है क्योंकि शहरीकरण भी बढ़ रहा है, सड़कें भी बनाई जा रही हैं जगह-जगह, जहाँ सड़कें बनती हैं लैंडस्लाइड भी वहाँ पे होते हैं। तो निर्माण की तकनीक पूरी तरह वैज्ञानिक तरीके से हो, इस पर अभी तक कोई भी सरकार ढंग से काम नहीं कर पाई है। और हिमाचल प्रदेश में केंद्र सरकार के मौसम विभाग ने, अर्थ साइंसेज़ ने 17,120 लैंडस्लाइड ज़ोन भी सिलेक्ट किए हैं। लेकिन अभी तक अर्ली वार्निंग सिस्टम की तरफ हम बड़ी धीरे से बढ़ रहे हैं और 3 डॉपलर रडार भी लगाए हैं, जो कि नाकाफ़ी हैं, क्योंकि इनको अर्ली अलार्मिंग सिस्टम के साथ जोड़ने की अभी तक कोई कवायद शुरू नहीं हो पाई है। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे कि आखिर क्यों हम आपदाओं को खुद न्योता दे रहे हैं। तो हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं राजीव किमटा जी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। डॉक्टर अर्चना ठाकुर जी हैं, भाजपा की वरिष्ठ नेता हैं। कुशल भारद्वाज जी हैं, सीपीएम के वरिष्ठ नेता हैं। तो कुशल जी, ये जो जब से आपने देखा होगा जल विद्युत परियोजनाएँ और आपके ही बरोट का ज़िक्र करूँगा मैं क्योंकि वहाँ पे जब चानन प्रोजेक्ट बना, उसके बाद धीरे-धीरे और निर्माण हुए, कई कुछ हुए और 1970 में सबसे बड़ा बादल भी वहीं फटा था। और उसके बाद 90 के दशक के अंत में कुल्लू घाटी में, मनाली की तरफ, मणिकर्ण की तरफ कई बादल फटने की घटनाएँ हुई और ये लगातार हर साल बढ़ती जा रही हैं। तो ये जो निर्माण है, यही हम विनाश की तरफ हमें ले जा रहा है क्या ये? इसमें क्या है हमारे सियासतदान, हमारे इंजीनियर इस तरह की चीज़ नहीं सोच पाए कि इसको कैसे ऐसा निर्माण किया जाए जो पर्वतीय प्रदेश के अनुरूप हो? जी, जी, डॉक्टर। कुशल जी। आपको भी नमस्कार और सभी को नमस्कार मेरा। डॉक्टर साहब, ये पहली बात तो मैं ये करना चाहता हूँ कि जो बादल फटता है उसके लिए वैज्ञानिक कारण है निश्चित तौर पर। बहुत सारे लोग जो उसके लिए दैवीय कारण मानते हैं, वो दैवीय कारण कोई नहीं होता है, बल्कि हर घटना के पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक कारण मौजूद है। और ये भी सच्चाई है कि पिछले कुछ सालों में ये घटनाएँ बढ़ी हैं, खास करके जो हिमाचल प्रदेश में अवैध रूप से वनों का कटाव भी हो रहा है या फिर जंगल की आग उसको भी आप कह सकते हैं, या फिर जो हाइड्रो प्रोजेक्ट के आसपास ये घटनाएँ बढ़ी हैं। लेकिन ये कहना कि सिर्फ हाइड्रो प्रोजेक्ट के आसपास ही बादल पड़ता है, वो भी सही नहीं है। पहली बात तो ये है कि जब से मनुष्य ने होश संभाला है, तो प्रकृति और मनुष्य के बीच में हमेशा टकराव रहा है। प्रकृति मनुष्य की माँ भी है और उसकी दुश्मन भी है, क्योंकि प्रकृति से उसको हर एक चीज़ हासिल करनी है। और इसलिए मानव सभ्यता ने अगर विकास करना है तो उसके लिए ज़रूरी है सारी चीज़ें, लेकिन उसका वैज्ञानिक दोहन होना चाहिए। और इस तरीके से जो है वैज्ञानिक तरीके से जिस तरीके से ये काम होता है, या जंगलों का कटाव हो रहा है या खनन हो रहा है, उस पे रोक लगनी चाहिए। और मैं कुछ उदाहरण भी बताना चाहूँगा कि जी। एक फटा था द्रंग के आस-पास, मेरे ख्याल ये 90s का दौर था, और उसमें बहुत नुकसान हुआ था। वहाँ आस-पास ना तो कोई हाइडल प्रोजेक्ट है, ना ही वहाँ पे आस-पास कोई वन का कटाव हुआ था। तो पूरी तरह से कहना कि सिर्फ हाइड्रो प्लेट के आसपास ही ये फटते हैं, क्या बोलते हैं, बादल, ये भी सही नहीं है। लेकिन ये सच्चाई है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जिस तरीके से बड़े पैमाने पर टनलों का निर्माण हो रहा है, बड़े पैमाने पर जो है खनन हो रहा है,
वो निश्चित तौर पे हमारे पर्यावरण को प्रभावित कर रहा है। तो इस दिशा में कुछ ना कुछ कदम उठाने ज़रूरी है और एक बड़ी हाई लेवल कमेटी बना करके, वैज्ञानिकों को शामिल करके, पर्यावरणविदों को शामिल करके लेकिन सिर्फ़ एक तरफ़ा नहीं, क्योंकि अगर हमने विकास करना है, अगर हमने आगे बढ़ना है, तो फिर ये हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स भी हमारे लिए ज़रूरी है, नहीं तो हम फिर आदिम व्यवस्था के अंदर ही जो है वास करते रहेंगे, कंदमूल खाते रहेंगे। तो इंसान ने अगर प्रगति करनी है, तो ये सारी चीज़ें भी ज़रूरी है, बिजली भी हमारे लिए ज़रूरी है, लौह इस्पात का कारखाना भी ज़रूरी है, बाकी सारे काम भी ज़रूरी हैं और ये तभी संभव है जब हम प्रकृति का दोहन करेंगे, लेकिन वो दोहन जो है वैज्ञानिक तरीके से हो, ऐसा मेरा मानना है। नहीं, जो हाइडल प्रोजेक्ट की हमारी टेक्नीक है, अभी कहीं अभी तक कभी हमारा कोई बांध टूट जाता है, कहीं टनल में लोग फंस जाते हैं, वो टेक्नीक कहीं ना कहीं हम सस्ता बनाने के चक्कर में कुशाल जी, सस्ता जी, बनाने के चक्कर में आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। पावर प्रोजेक्ट में बहुत देखा गया और बहुत ज्यादा बने हैं, और अब तो किन्नौर में ऐसी स्थिति आ गई है कि किन्नौर में भी इतनी तेज बारिश होनी शुरू हो गई है, ऐसी होती नहीं थी। ये सारा बिल्कुल। इन्हीं चीज़ों का, और हाइड्रो क्षेत्र जहाँ है उसके आस-पास की बात तो कर रहे हैं, लेकिन उससे शिमला का देखिए, जब से कोल डैम बना है, शिमला में पिछले साल बादल फटा है, आज तक शिमला में ऐसी घटनाएँ नहीं हुई। लेकिन कोल डैम के कारण जो टेम्परेचर में यहाँ बदलाव आए हैं, वो लोग भुगत रहे हैं, और इस बार गर्मी भी ज़्यादा पड़ी, पंखे तक खरीदे गए। हमारा क्लाइमेट धीरे-धीरे इतना बदल रहा है कि अब हमें निर्माण तकनीकें भी उस हिसाब से खड़ी करनी पड़ेंगी। कुशाल जी। बिल्कुल सही बात है डॉक्टर साहब और ये भी सच्चाई है कि आज पूरा किन्नौर जो है बारूद के ढेर पर खड़ा है। जिस तरीके से अवैध अवैज्ञानिक तरीके से वहाँ पे खनन हुआ है बड़े पैमाने पर, उससे कभी न कभी जो है किन्नौर के अस्तित्व को भी खतरा पैदा हो गया है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसा आपने खुद उदाहरण दिया पिछले साल शिमला में बादल फटा, वहाँ पे आस-पास कोई हाइडल प्रोजेक्ट नहीं था। लेकिन मेरा ये मानना है कि हिमाचल प्रदेश में बड़े पैमाने पर ये अवैध तरीके से गतिविधियाँ हो रही हैं, खनन हो रहा है। लेकिन इसमें एक चीज़ मैं और ये जोड़ दूँ कि जैसे मैंने पहले कहा कि सिर्फ़ जो है इसी आधार पर नहीं क्योंकि बादल कभी भी मैदानी इलाकों में नहीं फटते हैं, हमेशा पहाड़ों में फटते हैं और उसका साइंटिफिक नहीं, रीज़न है कि जब हवा का दबाव नीचे से जब गर्म हवा उठेगी और ऊपर जो बादलों को रोकती है एक निश्चित दूरी के ऊपर वो जो है वाष्प कण के तौर पर और फिर बादल जब एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं तो फिर वहाँ से बरसते हैं। तो उसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण मौजूद है, लेकिन कहीं न कहीं जो आप बात बोल रही हैं बिल्कुल सही है। हाइडल प्रोजेक्ट के आस-पास हमारे को ये जो घटिया सामग्री का जो इस्तेमाल हो रहा है, अवैज्ञानिक तरीके से जो है, जो मशीनें रिक्वायर्ड है उसका इस्तेमाल ना करके, जिस तरीके से वहाँ पे बाँध बनाए जा रहे हैं और बाँध टूट रहे हैं, बहुत सारी जगह जो है लीकेज है, कई जगह पेनस्टॉक फट रहे हैं। अभी पिछले दिनों हमने देखा जो लंबाडग हाइडल प्रोजेक्ट है, बैजनाथ और बिल्कुल। मंडी के बॉर्डर पे पड़ता है, रोड के पास, उसका पेनस्टॉक फटा। पहले ऊल प्रोजेक्ट का जो है पेनस्टॉक फटा। ऐसे ही जो है जो लालजी में हाइडल प्रोजेक्ट था उसमें रिसाव हुआ बड़े पैमाने पर और भी कई जगह जो ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो ये तो सीधा-सीधा इसका एक ही अर्थ निकलता है कि घटिया सामग्री का इस्तेमाल हो रहा है और ये भी मानव निर्मित जो है ये एक तरह की कैलामिटी है। इसको हम प्राकृतिक आपदा ना कह करके जब बाँध फटते हैं या जब इस तरीके का रिसाव होता है, पेनस्टॉक फटते हैं तो मानवीय गलतियों के कारण होता है और उसके लिए कहीं न कहीं घटिया सामग्री का जो इस्तेमाल होता है और जो भ्रष्टाचार होता है वो उसके लिए ज़िम्मेदार है और उसके लिए सरकार कोई भी हो प्रदेश के अंदर उसको कड़े कदम जो जी, है उठाने चाहिए और ये जो घटिया सामग्री का इस्तेमाल होता है इस पे रोक लगानी चाहिए। क्योंकि हम अरबों-खरबों रुपया खर्च करते हैं और उसके बाद जैसे मैं आपको फॉर एग्ज़ाम्पल एक उदाहरण दूँ जो ऊल हाइडल प्रोजेक्ट है चरण तृतीय उसका जो निर्माण कार्य 2002-3 में शुरू हुआ था और उसका जो जनरेशन का जो टारगेट था वो था कि 2010 में जो है बिजली पैदा होनी शुरू होनी होनी थी उसमें। आज 2024 हो गया, कितना ज़्यादा जो है उसमें खर्चा किया गया और कितना उसका जो है भविष्य में उसका अ, उम्र होगी उस प्रोजेक्ट की आप खुद अनुमान लगा सकते हैं। क्योंकि बीच में उसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं, पेनस्टॉक भी फट गया, उसमें कई तरह के लीकेजेज़ हैं। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये सरकारी धन का दुरुपयोग है और भ्रष्टाचार के कारण ये सब कुछ हो रहा है। तो सरकार कोई भी जी, रही हो, ये सच्चाई है कि किसी भी सरकार ने इस दिशा में गंभीरता से काम नहीं किया अभी तक। जी। किमटा जी जुड़े हमारे साथ। किमटा जी, आपने पिछले साल की तबाही भी देखी, 500 लोगों को लगभग हम अपने हो चुके हैं, और हज़ारों करोड़ का नुकसान, हज़ारों घरों, होटलों, व्यावसायिक परिसर इसमें बह गए।
अब हमारा प्रदेश इससे 10 साल पीछे चला गया और अब फिर से ऐसी घटनाएं, 3 क्षेत्रों में ऐसी घटनाएं हुई हैं, फिर से जान माल का नुकसान भारी इस पे हुआ है। लेकिन इस बीच में कोई एक उस समय आपको याद होगा जब पिछले साल ये चीजें हुई तो कमेटियां बनी अधिकारियों की, साइंटिस्ट की, वैज्ञानिकों की, इंजीनियर्स की कमेटियां बनी कि अब ये करेंगे, वो करेंगे, अब हम ऐसा करेंगे। लेकिन धीरे धीरे बातों को भुला दिया गया और कमेटियों की बैठकों की वो जो प्रोसीडिंग थी वो सचिवालय के अलमारियों के अंदर बंद कर दी गई। तो डॉक्टर साहब जब माफी घटना चाहूंगा आती है, हाँ, मैं इससे आपके पहले पास बाद में किमटा जी आऊंगा, बोले। मैं आपके पास, है ना। आप तो किमटा जी, ये सरकारें कुछ समय के लिए चेतती हैं लेकिन फिर से सो जाती हैं, क्योंकि हमें कोई ठोस नीति तो बनानी पड़ेगी कि खुला क्षेत्र को हरित क्षेत्र रखना क्यों जरूरी है। एक पूरे प्रदेश का एक मैपिंग, इन्वायरमेंट मैपिंग तो हुई पड़ी है, या उसको इम्प्लीमेंट करना ही, ये क्यों नहीं कर रही है सरकारें? विभाग हैं सरकारों के पास। जी किमटा जी। देखो डॉक्टर साहब, जैसे कुशाल जी ने कहा कि हाइड्रो प्रोजेक्ट्स इसके खास जिम्मेवार नहीं, मैं तो मेरा मानना है कि हाइड्रो प्रोजेक्ट्स कहीं ना कहीं इस तरह की आपदा के लिए जिम्मेवार है। मैं आपको बहुत छोटा सा उदाहरण दूं, जो अभी हाल ही में जो पिछले कल मलाना का जो आपका मलाना 1 का जो बांध फटा है, इसको अगर आपको याद होगा, जब इसका उद्घाटन होना था तो उद्घाटन होने से पहले ही इसका जो डैम था वो लीकेज कर गया था और माननीय अडवाणी जी ने इसका उद्घाटन करना था। उस टाइम अडवाणी जी आपके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है, अगर आपको याद बिल्कुल होगा, बिल्कुल। है ना। तो उसको आनंद फानंद में ने रिपेयर किया। अब समझ सकते हैं, क्योंकि कारण क्या था कि इसको रिकॉर्ड टाइम में बनाया गया था। 3 साल के कम समय में जो है ये प्रोजेक्ट तैयार किया गया था भीलवाड़ा ग्रुप द्वारा। अब समझ सकते हैं कि अल्टीमेटली अब क्या खमियाजा भुगतना पड़ रहा। और इसी तरह मलाना जब आपका एक प्रीणी में प्रोजेक्ट बना है, उस वक्त मुझे याद है पत्रकारिता में था, तकरीबन 4000 पेड़ और 8000 सैपलिंग ट्रीज कटने थे उस प्रोजेक्ट को लेकर। लेकिन फिर उसके बाद ये फाइल बनी, द्वारा बनी, और अल्टीमेटली बहुत सारे सैकड़ों पेड़ों की जो है बलि दी गई। नो डाउट इसमें प्रोजेक्ट जो है बिल्कुल जिम्मेवार है। और इतना ही नहीं, कुशाल जी को याद होगा, आपको याद होगा कि देवदार, जो हमारा यहाँ पे देवदार देवों का दार माना जाता था। अभी भी अगर मंदिरों में, खासतौर पे कुल्लू में, किन्नौर में, शिमला में कई मंदिरों का काम होता है तो देवी देवता जाकर इनके इलाके में, मंडी में, वो देवता जो है जाके इलाके में पेड़ को वो चिन्हित करता है और वो पेड़ यूज किया जाता है देवी के काम के लिए या कोई मंदिर के काम के निर्माण के लिए। और मैक्सिमम जितने भी जंगल थे वो देवताओं के नाम थे। कारण यही था कि कहीं ना कहीं एक देवी देवताओं ने भी एक सुचारू रूप से व्यवस्था बनाई गई थी और किसान जो इंसान थे उसी को वो आगे चलाते थे। लेकिन अब आधुनिक की दौड़ में हम कहीं ना कहीं सारा चीज भूलते जा रहे हैं और करें कहीं पर्यावरण का जो बिल्कुल हम जिसको सर्वनाश कर रहे हैं। रही बात कमेटीज की बात, बिल्कुल आपकी बात सही है कि बाढ़ आती है, कमेटीज बनती है और कमेटीज जो कुछ तक मीटिंग होती है उसका 3-4 महीने बाद धीरे धीरे करके जो है कमेटीज का कोई एक्शन नहीं लिया जाता। अब समझ सकते हैं कि आज कुल्लू का जिला, मंडी का जिला, शिमला का जिला, इंटरनेशनली जो आपका टूरिस्ट आता था कहीं ना कहीं वो इफेक्ट कर रहा है। लोग बेरोजगार भी हो रहे हैं क्योंकि टूरिज्म इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा इसका सेटबैक पड़ रहा है। और इतना ही नहीं, अब एनएचआई का पिछली साल की जो आपके रोड्स जो तैयार होनी थी वो आज तक नहीं तैयार हुई। आज मनाली का जो राइट बैंक है वो टोटली कट ऑफ हो गया मनाली से, कुल्लू से मनाली के बीच में। कारण क्या था कि उन्होंने आनंद फानंद में तो उस टाइम रोड चला दी, लेकिन जो कंक्रीटिंग जहां करनी थी वो कंक्रीटिंग नहीं की गई और जहां पे रोड इस तरह के डाइवर्ट वो नहीं किया। तो ये कहीं ना कहीं जो हमारे है अबव पार्टी पॉलिटिक्स, चाहे ए सरकार हो चाहे बी सरकार हो, कहीं ना कहीं इस पे बिल्कुल कड़ा एक नियम बनाना पड़ेगा, कड़ी कमेटी बनानी पड़ेगी जिसकी खुद सरकार में जो औहदे पे बैठे मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, वो उसको निगरानी करे। तो क्योंकि ऑफिसर्स तो बनाते हैं, कमेटी बनाते हैं, बाहर घूम के आते हैं अल्टीमेटली। और हमें कहीं ना कहीं इन बड़े प्रोजेक्टों से हटकर माइक्रो प्रोजेक्ट की तरफ जाना पड़ेगा। क्योंकि आप अगर जितने भी अगर आप यूरोपियन कंट्रीज में जाओ वहां पे बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं है, हिंदुस्तान में हमारे बड़े प्रोजेक्ट है। खास तौर पे चाहे वो कुल्लू का जिला हो, कुल्लू जिला में अब तो एनएचपीसी का इतना बड़ा प्रोजेक्ट है। आपको याद होगा आप देखा 2002 या 3 में एक सबसे बड़ी यहाँ पे त्रासदी हुई थी, तकरीबन 200 गड़सा से ज्यादा लोग गड़सा बह नाले गए में थे, बहुत बड़ा हादसा है हुआ ना। था, तो ये बादल इसलैंड के फटा था। इलाके में था, 2-3 जगह में। तो ये कहीं ना कहीं हमें हम्म। माइक्रो प्रोजेक्ट्स तरफ जाना पड़ेगा और विकास भी होना चाहिए, लेकिन विकास के नाम पर विनाश नहीं होना चाहिए जो आज हमें भुगतने को मिल रहा है। क्योंकि आप देख लो जो 3 जहां जहां पे भी ये इस तरह की त्रासदी आई है वो वहां पे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स थे, बड़े भी थे छोटे भी थे, लेकिन कहीं ना जी। कहीं हमें माइक्रो मिनी प्रोजेक्ट्स तरफ जाना पड़ा। और इतना ही नहीं, एनएचआई आई आपकी, नेशनल हाईवे आई। नेशनल हाईवे के अथॉरिटी ने लास्ट ईयर खुद माना कि ये हिली एरिया में हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, इसीलिए हम जो इस तरह की रोड्स
नहीं बना पाए, उन्होंने खुद माना, ऑन ऑन रिकॉर्ड उन्होंने माना है। तो ये सारी चीजें, अब आप NHI बनती है, नेशनल हाईवे बनती है, लेकिन हजारों की तादाद, लाखों की तादाद में पेड़ों की बलि दी जाती है। तो इस बट ऑब्वियस जहां पेड़ कटेंगे तो वहां पर्यावरण कहीं ना कहीं दिक्कत में आएगा। और खासतौर पर जहां हाइड्रो प्रोजेक्ट है वहां एयर प्रेशर इतना बच जाता है कि अल्टीमेटली क्लाउड बर्स्ट होता है। तो ये सारी चीजें, और ये जो कमेटीज है इन्हें बहुत गंभीरता से इन कमेटीज को काम करना चाहिए, और काम करना भी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली कहीं ना कहीं इंसान के जान माल का भी इसमें जो बहुत बड़ा नुकसान होता है। और इतना ही नहीं, लोग अपने अपने हितैषियों को, अपने परिवार को खो देते हैं, प्रॉपर्टीज बह जाती है, और सैकड़ों बीघा जो जमीन है वो बह गई है। तो ये सारी चीजें, इसको हमें अबव पार्टी पॉलिटिक्स जो है, इस पे ठोस नीति बननी चाहिए, वो प्रदेश सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक, कि अल्टीमेटली खास तौर पे जो हिमालयन इलाका है, हिमालयन एरिया, वहां पे जो प्रोजेक्ट्स है वो माइक्रो छोटे प्रोजेक्ट लगने चाहिए, जबकि बड़े प्रोजेक्ट लगने चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली प्रोजेक्ट्स तो लगते हैं, लेकिन जहां यहाँ की स्थानीय जो जनता है, स्थानीय प्रदेश की जो सरकार है, उनको क्या मिलता है? विनाश मिलता है, और विनाश के अलावा और कुछ नहीं मिल पाता। तो ये सारी चीजें जिसको देख के हमें लगता है कि इस चीजों को लेकर मुझे लगता है केंद्र सरकार को थोड़ी सी चिंता करनी चाहिए, कि आज हिमाचल प्रदेश की बात है, वैसी उत्तराखंड की बारी आ जाएगी, वैसे ही नॉर्थ ईस्ट में भी इस तरह की जहां पे प्रोजेक्ट्स लगे वहां पे भी दिक्कतें आ रही है। तो ये सारी चीजें हैं कि हिमालयन इलाकों को जो इस तरह की जो घटनाओं का सामना करना पड़ता है। जी किमटा जी, एक इसमें एक सवाल मैं जोड़ूंगा कि हमारा जो पावर मंत्रालय जो हिमाचल प्रदेश का विवादों में रहता है हमेशा, क्योंकि ये बड़ा पावरफुल मंत्रालय माना जाता है। और इतने लोगों ने माइक्रो हाइडल की आपने बात की है, इतने लोगों ने माइक्रो हाइडल ले लिए, आगे बेच भी दिए। आपने शायद एक अभी प्रोजेक्ट का जिक्र भी किया, आगे भी बेच दिया। लोग पैसा कमा के निकल जाते हैं, ठीक है, आगे प्रीमियम पे बेच देते हैं चीजों को। उसके बाद जो भी खरीद को लेता है, जो वो निर्माण करता है, वो आपने ठीक बोला कि क्वालिटी मटेरियल और प्रॉपर इंजीनियरिंग क्या है, उसका कोई भी सरकार की तरफ से दखल नहीं होता। अगर सरकार क्वालिटी कंट्रोल और इनके पूरा इंजीनियरिंग ड्राइंग वगैरह खुद ही सैंक्शन करे और उस पर कंट्रोल रखे, तो ऐसी घटना नहीं होगी। क्योंकि पिछले साल भी देखो, मलाना का वो बांध के गेट ही जाम हो गए। देखिए कितने कितना मतलब मशक्कत करनी पड़ी टीमों को। मतलब कहीं ना कहीं फॉल्टी तो है ये चीजें। जैसे पेन स्टॉक फट जाता है लंबा डग का, कहीं कुछ हो जाता है, और तबाही तो वहां की आबादी को झेलनी पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आपको याद होगा 2000 में 4-5 बजे पार्चू वाला, अगर आपको एपिसोड याद होगा, उस वक्त वहां पे जो नॉर्मल जो प्रोजेक्ट्स है उन्होंने गेट खोल दिए थे, और अल्टीमेटली निचले बिल्कुल इलाके में लोगों को इंटीमेशन नहीं दी थी। और आपको याद होगा बिल्कुल तख्तापानी का पूरा का इलाका जो जलमग्न हो गया था। उसी तरह पिछले साल अगर जो बाढ़ आई थी मनाली के अंदर भी, जो खास तौर पे जो ज्यादा दिक्कत आई थी, वो दिक्कत आई थी जो आपका ब्रिणी में जो प्रोजेक्ट है, उन्होंने गेट खोल दिए थे, और ना ही इंटीमेशन की गई उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को, ना जनता को। अल्टीमेटली रोड्स बह गई, लोगों की जमीनें बह गई। तो ये सारी चीजें जिसको लेकर कहीं ना कहीं हमें कड़ा संज्ञान लेना होगा, खासतौर पर इन प्रोजेक्ट, क्योंकि ज्यादातर जितने भी प्रोजेक्ट्स है उस पर प्रदेश सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। या तो प्राइवेट कंपनीज के है, या NHPC के है, भारत सरकार के अधिनियम का है। तो अल्टीमेटली इसको लेकर एक कड़ा फैसला प्रदेश सरकार को लेना पड़ेगा, और खास तौर पे क्वालिटी कंट्रोल। अब आप समझ लीजिए कुछ प्रोजेक्ट इतने पुराने पुराने प्रोजेक्ट्स है, उसमें तो आज दिन तक कुछ दिक्कत नहीं आई। अल्टीमेटली अभी ये प्रोजेक्ट जिसको 10-10 15-15 साल है, उसके डैम तक फट गए। तो समझ सकते हैं कि आने वाले समय में, और इतने सारे प्रोजेक्ट जो है हिमाचल प्रदेश में लग रहे हैं, अगर क्वालिटी कंट्रोल नहीं होगा तो आने वाले समय में कहीं ना कहीं हमें और इस तरह का भयानक नजारा देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है प्रदेश सरकार, चाहे सरकार हमारी हो चाहे कोई भी हो, इसे कहीं ना कहीं अपने लोगों को उसमें डालना पड़ेगा, और एटलीस्ट क्वालिटी कंट्रोल, कि आपका सीमेंट की रेशियो क्या हो रही है, किस तरह के आपकी इसमें चले। क्योंकि इनका अल्टीमेटली, कुशवाहा जी तो अच्छी तरह से जानते हैं कि इनका एक टाइम पीरियड होता है, कि आज हमारा इतना एरिया हमने कटिंग करनी है, और इतना एरिया में हमने जो है सीमेंटिंग करनी है। तो चाहे वो किसी तरह पर, अल्टीमेटली इनका टाइम पीरियड होता है, उसमें करते हैं। और उसमें क्वालिटी का, मुझे लगता है कि क्वालिटी का कहीं ना कहीं ये उसको पूरा ध्यान में रखते हो कि हमें इस पर क्या रेशियो रखनी है। तो ये सारी चीजें कि इसको लेकर प्रदेश सरकार को या केंद्र सरकार को भी कहीं ना कहीं कड़ी, जो बिल्कुल इसको नियम बनाने पड़ेंगे। जी, अर्चना जी जुड़े हमारे साथ, और अर्चना जी भी कुल्लू, देवभूमि कुल्लू से ताल्लुक रखती हैं। अर्चना जी, किमटा जी ने एक बड़ी अच्छी बात की कि हमारा जो देव संस्कृति थी उसके साथ पर्यावरण को बड़ी महत्वता दी गई थी। देवता का जंगल, इसलिए मतलब वो उस समय सोचा होगा कि कोई पेड़ अगर काटेगा तो वो डरेगा, ताकि
पेड़ ना कटे, कुछ ना कटे, लेकिन उसके बाद बंदोबस्त आए, भू अधिनियम ऐसे आए कि देवताओं के जंगल छिन गए कहीं ना कहीं, और आपके मेश्वर सिंह जी ये लड़ाई भी लड़ते रहे कि ये चीजें बहाल हो पूरे प्रदेश में। तो इन चीजों को पॉलिटिकली तौर पे देखा नहीं गया कहीं ना कहीं। और जब से एफसीए आया है, ठीक है, वन कटान जो हम पेड़ों से पैसा कमाती थे हिमाचल प्रदेश, वो चीजें रुकी, लेकिन उसके बावजूद भी उसके बाद अवैध जो कटान है वो उसके मामले बढ़े, और देवताओं के जंगल भी नहीं छोड़े लोगों ने। और आज यही कारण है कि विनाश हमारे सिर पे आके खड़ा है, और कुल्लू और किन्नौर और शिमला के कुछ बाग तो ऐसे जलजले पे खड़े हैं कि कभी भी, क्योंकि आप तबाही पिछले साल देख चुके हैं, इतनी भयंकर तबाही कभी नहीं देखी। और आगे भी, क्योंकि अभी तक तो बहुत से हाइडल प्रोजेक्ट हैं जो पाइपलाइन में है, जिन पे निर्माण शुरू होना है। अगर वो हो गया तो क्या होगा इस देवभूमि का। जी जी डॉक्टर साहब, पहले तो मैं वो दिवंगत आत्माएं जो हमें छोड़ के चली गई, उनके परिवारजनों के साथ और उनके रिश्तेदारों के साथ मेरी संवेदनाएं। और दूसरा, अभी मैं सुन रही थी अपने दोनों को पैनलिस्ट को कि उन्होंने जो है वो कहा कि इस सरकार ने वो नहीं किया, उस सरकार ने वो नहीं किया। जब भी आपदाएं आती हैं तो वो सरकार देख के या पार्टी देख के नहीं आती हैं। वो आपदा आनी होती है तो वो कुछ वैज्ञानिक कारण बनते हैं, कुछ जैसे हम देवभूमि हिमाचल में रहते हैं तो हमारी कुछ मान्यताएं हैं, कुछ हरियाली की तरफ से अगर डिफॉरेस्टेशन को देखा जाए, पेड़ कटते हैं, वो इसके मेन कारण होते हैं। आप देखिए 31 जुलाई 2000 को जो आपदा आई थी, जिसमें 250 किलोमीटर लंबी जो है किन्नौर से लेके गोविंद सागर तक जो है, तिब्बत जो आपका पठार है वहां से लेके गोविंद सागर तक जो है 250 किलोमीटर का जो एरिया बनता है, उसमें जल स्तर जो है वो 60 मीटर तक उछला था। और उसमें इतनी तबाही हुई थी, तब भी जो है हम सचेत नहीं हुए। और अभी आप देखो लगातार ये दूसरा साल है जो सेम चीजें जो लास्ट ईयर शुरू हुई थी, और हमने शिमला, कांगड़ा, सोलन और मंडी, कुल्लू जो है, यहाँ पे लोगों ने अपने जान माल के साथ साथ जो है वो पशुधन और जमीनें खोई। तो उससे हमको सबक लेना चाहिए था, लेकिन हम नहीं ले पाए। इसके लिए जो आपने कहा कि जितने हाइड्रो प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं वो नालों में बनते हैं, वहाँ पे इतना ज़्यादा जल प्रवाह नहीं होता, लेकिन वो 24 घंटे और 365 दिन का प्रवाह होता है, उसमें वो उसमें हाइड्रो प्रोजेक्ट्स बनते हैं। लेकिन जब भी ये जो कुशाल जी ने कहा कि एक वैज्ञानिक कारण है, जैसे कंडेंसेशन और गर्म हवा ऊपर जाती है, और एक संकरी घाटी होती है, जिसमें काफ़ी जो बादल है वो इकट्ठे होके और एक ही जगह पे बादल बरस जाते हैं, तो उससे जो है वो काफ़ी नुकसान होता है। तो ये एक वैज्ञानिक कारण रहा, लेकिन जो ये क्वालिटी कंट्रोल और जितने भी हमारे सरकारें तो इसके लिए देखो ज़िम्मेवार इसलिए हैं कि जब भी आप हाइड्रो प्रोजेक्ट सैंक्शन करते हैं, तो को उसको देखना पड़ेगा कि वो काम जो है वो क्वालिटी काम हो रहा है, हो रहा है या क्वांटिटी काम हो रहा है। तो वो तो उनको देखना ही पड़ेगा। तो इससे पर्यावरण का नुकसान भी होता है। और जो आपने कहा कि फॉरेस्ट के जो हमारे नियम बने हैं, एफसीए के नियम बने हैं, वो उसमें थोड़ा तो फायदा हुआ है, लेकिन जो एक बार अब आप देखिए यहाँ मनाली में फिर वही जो कंस्ट्रक्शन हुई थी, जो सड़कों की हमने फिर कंस्ट्रक्शन की थी, वो फिर से जो है वही एरियाज जो है टूट गए हैं। बिल्कुल। तो इसका ये मतलब है कि आपकी जो अवैध कंस्ट्रक्शन है, जो ये लोग होटल्स बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन जो है वो नदी के किनारे या नालों के किनारे करते हैं, इनको सरकार को एक नियम बनाने चाहिए कि इतने मीटर के अंदर जो है वो कंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए, और वो स्ट्रिक्ट कानून होने चाहिए। इससे जो है हमारे एक तरफ से आप पर्यावरण को खोते हैं, दूसरी तरफ टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप कमाई करना चाहते हैं, लेकिन अपनी ही पॉपुलेशन को, अपने ही आप उन एरियाज को खो देते हैं एक थोड़े से फायदे के लिए, तो ये नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। और नहीं, जितनी नहीं, आप टनलिंग में ये बिल्कुल। टनलिंग में आप वो टनल्स जो बना रहे हैं, उसमें जो खनन हो रहा है, यहाँ की जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस है, पहाड़ है वो कच्चे हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, उसमें पत्थर ज्यादा हैं, तो उसके हिसाब से जो है वो कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी।
जी, लेकिन अर्चना जी, जो नदी नालों के किनारे बसे हुए लोग हैं, क्योंकि पिछले साल से हमने सबक सीखा, लेकिन उनको अभी तक भी शिफ्ट सेफ जगह पे शिफ्ट सरकार नहीं कर पाई। एक तो वो एक बड़ी नाकामी है, जो इस बार भी देखने को मिल रही है कहीं न कहीं, इस बरसात में भी। दूसरा, डिफॉरेस्टेशन की आपने बात की। वन विभाग किसी भी परियोजना के लिए लैंड यूज उसको एफसीए की परमिशन के लिए एक सेट अमाउंट तो जमा करा लेता है, लेकिन वो फॉरेस्टेशन कहाँ करता है उसकी जगह, यहाँ तक सीमित हो गया है। किसी भी जी। प्रोजेक्ट का वो नेट प्रेजेंट कॉस्ट जो है वो जमा करा लेगा, वैल्यू जो बनती है, और उसको वो यूज कहाँ करता है, ये ना आपकी सरकार देख पाई, ना अब ये सरकार देख पा रही है कि यूज कहाँ हो रहा है। आप दोनों दलों की सरकारें नहीं है हिमाचल में आज तक। देखिए सर, जब कोल डैम बना था, मैं पर्सनली जब मैं पत्रकारिता में थी, मैं वहाँ जाके मैंने खुद जब टनल्स लव कुश बन रही थी और जो वहाँ पे उन्होंने जो रोड्स बनाए हैं, जो लाइट्स दोनों साइड बनाई है, लगाई है और साथ में फॉरेस्टेशन भी की है, लाइक ग्रीनरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो प्लांटेशन भी की है। वो मुझे ठीक लगा था कि ऐसी चीज़ें अगर कहीं पे आप अगर डिफॉरेस्टेशन हो रहा है तो कहीं न कहीं आपको वो पूरा करना है, हर्जाना जो है वो प्लांटेशन जो आपने खोई है उसको आपको पूरा करना है। तो वहाँ तो ठीक रहा, लेकिन आप ठीक कह रहे हैं कि दोनों सरकार जो है जब तक सरकारें जो है इसके लिए कड़ा कदम नहीं उठाएँगी और इनके लिए कोई सज़ा का प्रावधान नहीं रखेंगी, तब तक ये पैसा कमाने इकॉनमी अपनी स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये अपने इंसानों को और अपने सोर्सेज़ को खो रही है। ये तो कंसर्न है, ये सभी सरकारों का कंसर्न होना चाहिए। और दूसरा जो नदी का कटाव है और नदी में जो गाद जमती है और ये जो आपके रेत निकालने के लिए ये बार-बार उसकी खुदाई और उससे जो है वो अपनी जगह बनाती रहती है नदी, उसको भी रोकना पड़ेगा कहीं न कहीं। और जब स्खलन होता है, स्लाइड्स होते हैं, तो वो पानी में जैसे आ जाता है, उससे नदी अपना प्रभाव अपना नदी-नाले अपना जो है वो रास्ता बदल देते हैं, वो भी एक कारण रहता है बाढ़ का। बिल्कुल। और इस तरह और मेनली मैं कंस्ट्रक्शन को इसका वो मानूँगी कि जो ये पहाड़ों पे कंस्ट्रक्शन होती है, इसमें जो है वो कुछ रूल्स बनाने चाहिए, कुछ ऐसे प्रावधान होने चाहिए कि कौन-सा एरिया सेफ है और किस तरह की कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए। ये आपदा आज ही नहीं आई है, ये वर्षों से आती काफ़ी सालों से, काफ़ी हज़ारों सालों से आती है, लेकिन पहले जान-माल का नुकसान इसलिए नहीं होता था कि लोग नदी-नालों से दूर रहते थे। वो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं करते थे और इतनी जो कंक्रीट है वो नहीं शामिल होती थी कंस्ट्रक्शन में, लकड़ी और मिट्टी, पत्थर का जो है यूज़ होता था। तो आज जो कंस्ट्रक्शन है 5-6 स्टोरी की बिल्डिंग्स बन रही है, ये भी नहीं होनी चाहिए पहाड़ी क्षेत्र में जो है, इस पे भी रोक लगनी चाहिए मेरे हिसाब से। जी, जी, कुशाल जी बोलना चाह रहे थे। जी, कुशाल जी। जी, जी डॉक्टर साहब, पहली बात तो ये डॉक्टर साहब कि ज़्यादातर अगर आप देखेंगे जो मैंने स्टडी किया है, जितने जी, भी नाले और नदी के छोर हैं और जो बंजर लैंड है बिल्कुल किनारे पे, वहाँ पर ज़्यादातर जो लोग बसे हैं या तो पुअर पीजेंट हैं या फिर वो दलित हैं। हिमाचल प्रदेश में आप कहीं का भी ले लो। और जी, जहाँ पे थोड़ा कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पे जो है धनाढ्य लोगों ने भी मकान, होटल या दूसरे बिज़नेस बिल्डिंग्स जो है खड़ी कर दी हैं। लेकिन ज़्यादातर आप गाँवों में देखेंगे या जहाँ पे हाइडल प्रोजेक्ट के आस-पास भी आप देखेंगे, तो बहुत सारी जगह जो बंजर लैंड है या इस तरीके की लैंड है, नदी किनारे, नाले किनारे, वहाँ पे ज़्यादातर ये गरीब लोग रहते हैं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि ये ठीक बात है, बादल तो बहुत पहले से फटते आए हैं और पहाड़ी इलाका तो बादल फटेंगे ही क्योंकि उसके लिए एक वातावरण चाहिए होता है। लेकिन नुकसान कब ज़्यादा हो रहा है क्योंकि आप देखते होंगे हिमाचल में जितने जी, भी कुशाल 4 जी। लेन 4 लेन सड़कें बन रही कुशाल हैं, जी। जितने भी का नेशनल हाईवे बन रहे हैं, जितने भी आपके हाइडल प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, वहाँ पे सारा का सारा जो मक है, वो ठेकेदारों के द्वारा, कंपनी के द्वारा वो नदी-नालों में बस फेंका जा रहा है। वो एक बड़ी समस्या है जो पिछली त्रासदी में भी बिल्कुल। देखा गया कि और मक और इस जो है उसको बेतरतीब उसको रोकने तरीके का से जो हर काम कहीं है फेंका जाता है। वो बिल्कुल, वो सरकारों का काम है जो सरकारें नहीं कर रही हैं। आप सतलुज देख लो, पूरे का पूरा सतलुज में आज भी चाहे वो लूरी हाइडल प्रोजेक्ट है या उससे पहले ऊपर जितने भी प्रोजेक्ट्स बने रामपुर का है या उससे आगे नाथपा, जाखड़ी है, बाबा है, सारे का सारा जो मक है वो नदी में फेंका जाता है, छोटे-छोटे नालों में फेंका जाता है और इवन जो सड़कें बन रही हैं, वहाँ पर भी सारे का सारा जो मक है, पत्थर है, मिट्टी है, वो सारे का सारा उस नाले में फेंका जाता है। कोई डंपिंग साइट अलग से बनाई नहीं जाती है। और इसलिए जब भी कोई बारिश ज़्यादा हो जाती है तो
वो जो पानी एक जगह रुकता है या कई बार बादल फटता है, तो वो पूरा बहाव ले जा करके वो नुकसान को ज्यादा बढ़ा देता है। इस दिशा में सरकार को निश्चित तौर पर जो है काम करने की जरूरत है, जो आज तक सरकारों ने किया नहीं और उसको टाला भी जाता है। जी, जब ये मसला बिल्कुल। उठता है तो कई बार ये भी बोला जाता है कि बेवजह के जो है ये आंदोलन हो रहे हैं, बेवजह के मसले उठाए जा रहे हैं, लेकिन आज आप देख सकते हैं कि किस कदर जो है ये तबाही हो रही है। और कल जो समेज का भी अगर आप देखें वहाँ पे रामपुर के पास 15-20 के इलाके में, तो जी, जहाँ पर वो नुकसान हुआ ज्यादा, वो लोग तो बरसों से रह रहे हैं वहाँ पे ना, वो कोई नई बस्ती नहीं बिल्कुल। बसी थी, वो तो पूरा का पूरा गाँव था, कब से वहाँ पे बसा हुआ था। तो इसलिए ज्यादातर उन इलाकों में गरीब लोग भी रहते हैं, लेकिन उसके साथ-साथ ये सच्चाई है कि आज की इस पूंजीवादी दुनिया में जब ये तथाकथित जो विकास हो रहा है, इस विकास ने भी विनाश का कारण ये बना है। तो इसलिए हर चीज़ जो है साइंटिफिक तरीके से होनी चाहिए, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हाइडल प्रोजेक्ट्स बनने नहीं चाहिए, वो ज़रूरी है अगर हमने विकास करना है तो आगे बढ़ना है, नहीं, वो लेकिन के उसका पक्षधर साइंटिफिक कोई तौर नहीं है, लेकिन पर लेकिन चीजों को एक और एनवायरनमेंट प्लान भी बने, एक सोशल इम्पैक्ट प्लान भी बने, ये चीजें नहीं, एक प्रॉपर चीज़ मैं हों। और जोड़ दूँ जो ये मैं हमेशा निजी बोलता हाइड्रो हूँ, प्रोजेक्ट वाले इन चीजों को बिल्कुल इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। नहीं करते बिल्कुल। एक चीज़ मैं और जी, जोड़ दूँ डॉक्टर, आज हिमाचल प्रदेश को फिर ये बात जो है बलवती हुई है कि हिमाचल प्रदेश को स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए। हर साल बिल्कुल। हिमाचल प्रदेश का अरबों-खरबों रुपए का नुकसान होता है। जितनी हमारी सड़कें होती हैं, हमारे डंगे होते हैं, हमारे पुल होते हैं, वो ढह जाते हैं और इसलिए केंद्र में कोई भी सरकार है, उसको ये ज़रूरी है कि हिमाचल प्रदेश को जो है स्पेशल स्टेटस दें और उसके साथ-साथ स्पेशल पैकेज हिमाचल प्रदेश को हर बार मिलना चाहिए। ये किसी पार्टी विशेष का सवाल नहीं है, ये हिमाचल के अस्तित्व का सवाल है और मैं बार-बार इस मसले को उठाता हूँ। हिमाचल का जो विकास हुआ है, जो गाँव-गाँव एक टाइम में सड़कें बनी हैं, गाँव-गाँव पीएचसी खुली है, गाँव-गाँव जो है स्कूल खुले हैं, शिक्षण संस्थान खुले हैं क्योंकि हमारे को स्पेशल राज्य का दर्जा था, नंबर 1। नंबर 2, 1980 का फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो बना है, उसके बाद सारी वन भूमि जो है केंद्र सरकार के अधीन चली गई है और हमें बोलने को तो अच्छा लगता है हम सबको कि जी लोगों को जो है वहाँ नहीं बसना चाहिए नदी नाले के किनारे। जब उनके पास ज़मीन ही होती है तो और कहाँ बसेंगे वो? और इसलिए हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है, ए, बी, सी, डी कोई भी सरकार यहाँ पर होती है, उसके पास भी राइट नहीं रह गया है कि वो जो है किसी भूमिहीन को जो है ज़मीन दे सके आज की तारीख में। तो ये एक बड़ा सवाल है और हमें आज फिर इस बिल्कुल। मांग को इस आपके इस चर्चा के माध्यम से कि जी, 1980 का फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में जो है संशोधन किया जाए या फिर उसको जो है रद्द किया जाए, ताकि हिमाचल सरकार के अधीन जो है ये भूमि आए और वो जो है लोगों को ज़मीन दे सके। ये जो है मैं कहना जी, चाहता हूँ। जी, चलिए, तो नहीं तो चर्चा बताया नहीं को जा विराम सकता। जी, चर्चा को विराम देते हैं। तो आज हमने चर्चा की कि हिमाचल प्रदेश में कोई एक एनवायरनमेंट मैपिंग प्रॉपर होनी चाहिए, कहाँ क्या बने, कौन-सा प्रोजेक्ट आए, क्या 4 लेन इसके अनुकूल है कि नहीं है। अ, हाइड्रो प्रोजेक्ट को बिल्कुल उनके एक इंजीनियरिंग उनकी कैसी है, कंस्ट्रक्शन कैसी है, क्वालिटी कंट्रोल उस पे गवर्नमेंट का हो, क्योंकि तबाहियाँ आ रही हैं। और एक सबसे बड़ी बात है कि आपदा फिर आई है, बात फिर से उठी है कि केंद्र खुलकर मदद करे। खुशहाल जी ने विषय उठाया है कि केंद्र खुलकर मदद करे, क्योंकि पिछली बार की मदद भी अभी तक ऊँट के मुँह में जीरे के समान है। तो इस बार भी तबाही शुरू हो गई है। तो हिमाचल प्रदेश इन आपदाओं से अभी पिछले साल और इससे 10 साल पीछे चला गया है, इसका विकास 10 साल पीछे पिछड़ गया है। तो इन चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा और सरकार के अधिकारियों को, वैज्ञानिकों को, इंजीनियर्स को पिछले साल बड़े एकदम से चेतना आई थी उनको और उन्होंने बड़ी मीटिंगें की, बड़े ड्राफ्ट बनाए, लेकिन उन सबको उन्होंने फाइलों में बंद करके रख दिया। उनको निकालें, उनको इम्प्लीमेंट करें, हिमाचल को कैसा विकास चाहिए, हिमाचल की एनवायरनमेंट मैपिंग करें, सोशल इम्पैक्ट क्या पड़ते हैं वो भी देखें हर परियोजना में और उस तरीके से ये चीज़ें बने। तो आज हमने इसी विषय पे चर्चा की, आप सबने चर्चा में भाग लिया, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ।